हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए जीएस फाउंडेशन की सारी कक्षाएं हिंदी माध्यम के छात्रों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाले खंड में एपिसोड नंबर 3 लेकर आया हूं। हालांकि इसके पहले के जो 2 एपिसोड्स हैं, वीडियोस हैं, एपिसोड 1 और एपिसोड 2, वहाँ मैंने इस पूरे के पूरे प्रोग्राम की डिज़ाइन और रूपरेखा के बारे में बात किया है। तो अगर हम बात करें कि टेक्निकली आज की जो क्लास है एपिसोड नंबर 3, यह हमारे इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट और कंटेंट से रिलेटेड पहली क्लास है। यानी आज हम चैप्टर 1 के सब टॉपिक ए से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जैसा कि पहले सिलेबस में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं और उसमें मैंने बताया था कि जो चैप्टर 1 है उसमें हमें पढ़ना है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या ऐतिहासिक जड़ें या ऐतिहासिक अनुभव, इस बात को हमें समझना है। सिलेबस में आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। साथ ही साथ यहां 2 सब टॉपिक्स पे फोकस किया गया है। वो क्या है? विकास और विशेषताएं, डेवलपमेंट एंड फीचर्स, विकास और विशेषताएं। तो हाँ, यहाँ पे अगर हम सब टॉपिक की बात करें तो एक सब टॉपिक तो खुद यही है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, या भारतीय संविधान के ऐतिहासिक अनुभव क्या है, सीख क्या है, इस बात को हम समझे। तो देखो, अगर हम ऐसे देखेंगे तो हमें ये लग रहा है कि शायद इसमें एक सब टॉपिक विकास है, दूसरा सब टॉपिक विशेषताएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस टॉपिक का एक सब टॉपिक खुद हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स या भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना इसका पहला सब टॉपिक है। तो अगर हम सब टॉपिक में डिवाइड करेंगे तो इसके 3 सब टॉपिक्स बनेंगे। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये सब टॉपिक ए होगा, और फिर भारतीय संविधान का विकास, ये सब टॉपिक बी होगा, और भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये सब टॉपिक सी होगा। तो ऐसे 3 सब टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर ए में, चैप्टर 1 में। तो आज हम चैप्टर 1 के सब टॉपिक ए, जिसको हम मानते हैं वो है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो शब्दों के अर्थ, सिलेबस में जो भी शब्द दिया हुआ है उस शब्द के अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। जैसे सिलेबस में जो वर्ड मेंशन है वो है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। इसको हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी लिख सकते हैं, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या जड़ें। कीवर्ड्स पे काम करना बहुत जरूरी होता है किसी भी मॉड्यूल या किसी भी ऑप्शन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आप कीवर्ड्स को नहीं समझेंगे तो टॉपिक आपके लिए जटिल बना रहेगा। तो ऐतिहासिक जड़ों की हम बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? पहले की क्लास में भी मैंने बताया था कि अच्छा हाँ, जो कीवर्ड्स हैं उनको हिंदी में भी जानना है और इंग्लिश में भी जानना है, तो इससे हमारी समझ और भी ज़्यादा बेहतर होगी। तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स का मतलब मैंने इसके पहले की क्लास में भी बताया था कि भारतीय संविधान के निर्माण की बात जब हम करते हैं तो हमारे इतिहास में कुछ अनुभव हैं, इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हैं या इतिहास में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हुई, ऐसे कालखंड हुए, ऐसी घटनाएं हुई, या हमारे कुछ ऐसे अनुभव हुए कि इन सब के बैकग्राउंड में हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहिए। यानी इन सब के बैकग्राउंड में, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स के बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में हमें क्या समझना है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान को समझना है। भारतीय संविधान को हमें अलग थलग होने वाली किसी घटना के रूप में नहीं समझना है। यह संविधान निर्माण अकस्मात हो गई, अचानक हो गई, ऐसा भी नहीं है। भारतीय संविधान
का जो निर्माण हुआ उसमें जो हमारे संविधान निर्माता थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, उन्होंने इतिहास से हमें जो सीख मिली थी, उस सीख को, उस अनुभव को संविधान निर्माण के दौरान हमारे संविधान में रिफ्लेक्ट किया। और सबसे महत्वपूर्ण सीख कौन सी थी? तो भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, इसके बाद इसका अपना एक संविधान अस्तित्व में आता है, तो भारत की स्वतंत्रता के पहले भारत में औपनिवेशिक शासन विद्यमान था। जो सब आप लोगों को पता है कि अप्रत्यक्ष जो ब्रिटिश शासन था वो 1757 से लेकर 1858 था, और 1858 से लेकर 1947 तक यहां था डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, प्रत्यक्ष शासन, प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। इसके पहले वाले काल में क्या था? इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल, अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। तो अगर हम ब्रिटिश शासन को काउंट करें तो लगभग हमारा औपनिवेशिक शासन का अनुभव लगभग 200 वर्षों का एक हमारा औपनिवेशिक शासन का अनुभव रहा। और औपनिवेशिक शासन समतामूलक तो होता नहीं है, रेसिप्रोकल हम उससे ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते, उसका नेचर, उसकी प्रकृति बिल्कुल अलग होती है। तो उस औपनिवेशिक शासन से हमें क्या सीख मिली, हमारी क्या समझ बनी, या फिर उस औपनिवेशिक शासन को भारत से दूर करने के लिए हमने क्या किया? अपना एक राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जिसका उद्देश्य था औपनिवेशिक शासन से मुक्ति और भारत की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। तो जब वो राष्ट्रीय आंदोलन चला तो उस राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं की स्थिति भी उभरती है। तो एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या उन विचारधाराओं का रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब भी हमारे भारतीय संविधान पर है? ये सारी बात हमें समझनी है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, संविधान निर्माता थे, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करती थी, बहुत सारे मापदंडों पे डिपेंड करती थी। यानी कि संविधान निर्माण के पीछे काम करने वाला जो मस्तिष्क है, वो मस्तिष्क गाइड हो रहा था, निर्देशित हो रहा था किन चीजों से? तो ऐतिहासिक परिस्थितियों, हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस, और ऐतिहासिक अनुभवों से, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस से। ये बात आप समझ रहे होंगे। जैसे डीडी बासु का एक स्टेटमेंट है, वो ये कहते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ कंसस रिस्पॉन्स अगेंस्ट कॉलोनियल एब्सोल्यूटिज्म। यानी भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान ये क्या है? एक कंसस रिएक्शन है, यानी कि सचेतन प्रक्रिया है। किसके विरुद्ध प्रक्रिया है? तो कॉलोनियल एब्सोल्यूटिज्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। यानी कि जो औपनिवेशिक निरंकुशता थी उसके खिलाफ एक तरह का रेस्पॉन्स है, एक तरह की प्रतिक्रिया है भारतीय संविधान। तो मान लो कि अगर इसी सेंटेंस को हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना हो कि डू यू थिंक दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ कंसस रिएक्शन अगेंस्ट कॉलोनियल एब्सोल्यूटिज्म? क्या आप मानते हैं कि भारत का संविधान औपनिवेशिक निरंकुशतावाद के विरुद्ध एक सचेतन प्रतिक्रिया का उदाहरण है? स्पष्ट करें। तो अब बताइए कि इस तरह के प्रश्न हमारी यूपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए संकल्पनाओं की समझ होना, कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे इस YouTube चैनल का मिशन यही है कि इस पूरे के पूरे YouTube इंटरनेट के दौर में जो YouTube वीडियोस हैं या ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये चीज़ें लैक करती है मेजॉरिटी ऑफ द क्लासेस। 10% ज़रूर मैं क्रेडिट देता हूँ कुछ लोगों को जो कॉन्सेप्ट पे भी बात करते हैं, बट 90% क्लासेस इस बात को लेके फोकस्ड हैं कि फैक्ट ओरिएंटेड या पीपीटी बेस्ड क्लासेस में हम ज़्यादा कुछ बताएं, क्योंकि फैक्ट और पीपीटी बेस्ड क्लासेस देखने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है, और वो यूपीएससी परीक्षा के अलावा वो फैक्ट्स दूसरी परीक्षाओं में भी काम आ जाते हैं। तो इससे वीडियोस पे व्यूज़ और रेस्पॉन्स ज़्यादा होता है, और आमतौर पे जब आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं तो पॉपुलैरिटी उसका एक सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है। तो कहीं ना कहीं जो क्वालिटी गाइडेंस है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और हिंदी मीडियम में
ये चुनौती बहुत गंभीर है। इंग्लिश मीडियम की कुछ एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्लासेस में क्वालिटी के पैरामीटर्स को ज़रूर ध्यान में रखती है, लेकिन हिंदी मीडियम में ये चीज़ें लगभग विलुप्त सी हैं। तो कहीं ना कहीं उसको रिवाइव करने की हमारी कोशिश है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपने शब्द का मतलब समझ लिया कि जब मैं इस तरह की बात कहता हूँ कि भारतीय संविधान के निर्माण की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, तो वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझनी क्यों ज़रूरी है। तो संविधान एक तरह की प्रतिक्रिया है। अगर डी बासु की हम बात को एक्सेप्ट करें तो संविधान एक तरह का कंसस रिएक्शन है या एक हिस्टोरिकल रिस्पॉन्स है। तो संविधान क्या है, जैसे कई सारे डायमेंशंस हैं, तो जो पहला डायमेंशन है, पहला आयाम है, वो ये कहता है कि जो भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, यह एक हिस्टोरिकल रेस्पॉन्स है, ऐतिहासिक प्रतिकार या प्रतिक्रिया है। आप हिंदी में भी लिखते रहिएगा, ऐतिहासिक प्रतिकार या प्रतिक्रिया है। भारतीय संविधान क्या है, एक ऐतिहासिक प्रतिकार या प्रतिक्रिया है, हिस्टोरिकल रेस्पॉन्स है। किस चीज का हिस्टोरिकल रेस्पॉन्स है? तो पिछले दो शताब्दियों में 2 सेंचुरीज में जो औपनिवेशिक शासन रहा, जिसकी बात मैंने अभी की, पिछले 2 शताब्दियों में जो औपनिवेशिक शासन रहा, 200 इयर्स का जो कॉलोनियल रूल रहा, वहां से हमें जो अनुभव हुआ, उस अनुभव का एक तरह से प्रतिकार है या प्रतिक्रिया है। या फिर हम ये कहें कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीयों पर जो अत्याचार हुआ, उस अत्याचार का एक तरह से प्रतिकार ही है हमारा भारतीय संविधान। हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे के पूरे औपनिवेशिक शासन के दौरान जब हमने राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की और हम संस्थाओं में भारतीय भागीदारी या इंडियन पार्टिसिपेशन की बात करते थे, तो ब्रिटिश शासन ने भारतीय भागीदारी को सुनिश्चित करने का दिखावा किया और संस्थाएं भी बनी, संस्थागत विकास भी हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान बहुत सारे एक्ट्स और लेजिस्लेशंस भी आए, लेकिन वो सारी संस्थाएं कहीं ना कहीं विफल रही भारतीय चेतना, भारतीय जनमानस या इंडियन वॉइस को इनकॉर्पोरेट करने में। भारतीयों की भागीदारी तो थी वहां, लेकिन वो भागीदारी कैसी थी? केवल और केवल नाम मात्र की थी। यानी औपनिवेशिक शासन के दौरान संस्थाएं तो विकसित हुई, लेकिन वो संस्थाएं विफल भी हो गई, अपने उद्देश्य को लेकर सफल नहीं हुई। जैसे अगर मैं संस्थाओं की बात करूं और मैं ये कहूं कि स्थानीय स्वशासन को सुनिश्चित करने वाली कोई संस्था है और वहां पे जो लोकल बॉडीज हैं, उनमें जो इंडियन वॉइसेस हैं, उनको अगर प्रमुखता ना मिले तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। आगे मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। और साथ ही साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, संघर्ष थे, उनकी जो ऐतिहासिक प्रक्रिया थी, संघर्षों की ऐतिहासिक प्रक्रिया, इसका भी एक तरह से क्या था? ये एक तरह का रेस्पॉन्स ही है हमारा भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान क्या है? एक कॉन्शियस रिस्पॉन्स है कॉलोनियल एब्सोल्यूटिज्म के विरुद्ध, जो औपनिवेशिक निरंकुशतावाद है उसके विरुद्ध। भारतीय संविधान एक हिस्टोरिकल रिस्पॉन्स है, एक ऐतिहासिक प्रतिकार है 2 शताब्दियों तक चलने वाले औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध, वहां जो अत्याचार, जो शोषण भारतीयों के साथ हुआ उसके विरुद्ध। जो संस्थागत विफलताएं थी, उन संस्थागत विफलताओं को भी हमने समझा। यानी कि हमारे जो संविधान निर्माता थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, वो अतीत में जो भूल हुई थी, पास्ट में जो मिस्टेक्स थे, और जब हम पास्ट के मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं तो हम कॉलोनियल रूल की बात कर रहे हैं। तो अतीत के भूल से सीख लिया उन्होंने, सबक लिया, उससे उनकी जो अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंसेस बने, उनको आधार बना के एक सुरक्षित लोकतांत्रिक ढांचा कैसे बनाया जा सकता है, इस पर मंथन किया। और उसी मंथन का जो रिफ्लेक्शन है, उस मंथन का जो एफर्ट है,
उसकी कार्य रूप में जो परिणति है वही हमारा भारतीय संविधान है। आप इस बात को समझ गए कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि अतीत की भूल से सबक लिया और उस सबक से जो भी अनुभव मिले उनको भारतीय संविधान में इनकॉर्पोरेट किया। यानी कि ये पिछले 200 वर्षों का जो औपनिवेशिक शासन था, इसने ये बात तो साबित कर दिया था कि स्वतंत्रता का मतलब केवल पॉलिटिकल पावर का ट्रांसफर होना नहीं है। ये बात हमें समझ में आ गई थी कि केवल पॉलिटिकल पावर का ट्रांसफर हो जाना या ब्रिटिश रूल के हाथ से पॉलिटिकल पावर को लेके इंडिया को ट्रांसफर कर देना, केवल स्वतंत्रता का मतलब केवल ये नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब केवल राजनीतिक सत्ता का ट्रांसफर या हस्तांतरण नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश शासन के दौरान भी जब इंडियन काउंसिल एक्ट आए तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन ये दिखावा कर रही थी कि वो भारतीयों का भागीदारी सुनिश्चित कर रही है, लेकिन वहां पे किस तरह का भेदभाव होता था ये बात भी हमने देखा। यानी कि केवल पॉलिटिकल पावर ट्रांसफर कर देने से स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं होगी। स्वतंत्रता का मतलब है कि पॉलिटिकल पावर ट्रांसफर होने के बाद हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो, राजनीतिक ढांचा हो, ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। यानी कि पॉलिटिकल पावर को ट्रांसफर होने के बाद हमारा जो राजनीतिक ढांचा हो, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो, पूरी तरह से लोकतांत्रिक हो, इस बात को सुनिश्चित करना बहुत ही जरूरी है। जो नई राजनीतिक सत्ता हो, पॉलिटिकल पावर या अथॉरिटी हो, वो उत्तरदायी भी हो, रेस्पॉन्सिबल भी हो और रेस्पॉन्सिव भी हो। यानी कि जो नई पॉलिटिकल पावर हो वो रेस्पॉन्सिबल भी हो और रेस्पॉन्सिव भी हो, इस बात को सुनिश्चित करना बड़ा जरूरी था। तथा साथ ही साथ जो नई पॉलिटिकल पावर हो, नई राजनीतिक सत्ता हो, आजादी के बाद जो नया राजनीतिक ढांचा हो, वो नैतिक नियंत्रणों से भी युक्त हो। तो ये सारी बातों को हम कैसे सुनिश्चित कर सकते थे? तो इन सभी बातों को हम एक बेहतर संविधान का निर्माण करके सुनिश्चित कर सकते थे। तो संविधान तो बहुत जरूरी था। केवल पॉलिटिकल पावर के ट्रांसफर हो जाने से हमारी स्वतंत्रता का स्वप्न पूरा होने वाला नहीं था, क्योंकि देखो, निरंकुश सत्ता, कॉलोनियल एब्सोल्यूटिज्म, ये हमने देखा था। क्या क्या चीजें थी ब्रिटिश रूल के दौरान, ऐसे कौन कौन से अनुभव थे जिनसे हम रूबरू हुए? तो एक अनुभव तो यही था, कॉलोनियल एब्सोल्यूटिज्म, औपनिवेशिक निरंकुशतावाद। आगे इस पे भी हम बात करेंगे। औपनिवेशिक निरंकुशतावाद, कॉलोनियल एब्सोल्यूटिज्म, एक ये चैलेंज था। इस चैलेंज से हमें निपटना था। साथ ही साथ ब्रिटिश शासन के दौरान प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण किया गया था। एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एक चुनौती थी। यानी कि प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण, ये भी एक गंभीर चुनौती बनी हुई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। चेक एंड बैलेंसेस बहुत जरूरी है। ब्रिटिश शासन के दौरान बड़े पैमाने पर नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन किया गया, सप्रेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज, जो नहीं होना चाहिए। यानी ब्रिटिश शासन के दौरान और क्या किया गया? बड़े पैमाने पर नागरिक स्वतंत्रताओं का, सिविल लिबर्टीज का, स्वतंत्रताओं का दमन किया गया। यह भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ब्रिटिश शासन ने जानबूझकर एक सिस्टमिक रूप में, एक गवर्नेंस स्ट्रेटजी के तहत क्या किया? संस्थागत असमानता को बढ़ावा दिया, इंस्टीट्यूशनल इनइक्वालिटी को बढ़ावा दिया। आगे मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। यानी कि ब्रिटिश शासन के दौरान एक जो सबसे बड़ी समस्या हमें दिख रही थी वो क्या थी? ब्रिटिश शासन क्या कर रही थी? संस्थागत
असमानता, इंस्टीट्यूशनल इनइक्वलिटी को बढ़ावा दे रही थी। और इस पूरे के पूरे 200 वर्षों में लगभग हर भारतीय ने यह महसूस किया कि शासन की रणनीति के तहत भारतीयों के सामाजिक और आर्थिक शोषण को सुनिश्चित किया जा रहा है। यानी ये गवर्नेंस स्ट्रेटजी थी। इंडियंस का सोशियो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो, ये गवर्नेंस स्ट्रेटजी थी। इट मीन्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट deliberately promoted the exploitation, social and economic exploitation of Indians as a governance strategy। जानबूझकर भारतीयों के सामाजिक आर्थिक शोषण को एक प्रशासन की रणनीति के रूप में इस चीज को यूज किया। यानी कि भारतीयों का ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों का जो सामाजिक आर्थिक शोषण हो रहा था, यह सामाजिक आर्थिक शोषण भी कैसे था? जानबूझकर किया जा रहा था, डेलिबरेटली किया जा रहा था। ये जो सामाजिक आर्थिक शोषण है, ये शोषण एक तरह से गवर्नेंस स्ट्रेटजी के रूप में यूज की जा रही थी। अब आप बताओ कि अगर भारत आजाद हो जाए और आजाद भारत की सरकार जिसके हाथ में पॉलिटिकल पावर हो, राजनीतिक सत्ता हो, अगर वो ये सब कुछ करने लगे तो फिर हमारी आजादी का क्या मतलब रह जाएगा? यानी संविधान निर्माताओं के दिमाग में ये बात पूरी तरह से एस्टैब्लिश थी कि भारत आजाद हो गया और बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है, हमें संविधान बनाना है। तो हम संविधान इस तरह का बनाएंगे कि आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में राजनीतिक सत्ता, पॉलिटिकल पावर और अथॉरिटी इस तरह से हम डिजाइन करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपनी संस्थाओं को, कि कोई भी राजनीतिक सत्ता निरंकुश ना होने पाए। तो बहुत सोच समझकर संतुलित ढंग से संविधान का निर्माण किया गया। यानी कि जो औपनिवेशिक शासन था, वो औपनिवेशिक शासन हमारे लिए एक तरह से क्या था? देखो, यानी संविधान निर्माण, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, ये डायमेंशन जो है ना, संविधान निर्माण की बात कर रहा है। तो जो औपनिवेशिक शासन है, औपनिवेशिक शासन, कॉलोनियल रूल, लगभग 200 सालों का जो कॉलोनियल रूल है, 1757 से लेके 1947, ये ऑलमोस्ट 200 इयर्स का है। तो यहां से जो अनुभव हमें मिला, वो अनुभव हमारे लिए एक चेतावनी की तरह था, एक वार्निंग की तरह था। और इस चेतावनी या वार्निंग को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल वार्निंग, संवैधानिक चेतावनी। क्यों मैं वार्निंग कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल वार्निंग? कि यहां से हमें जो सबक मिली, तो पॉलिटिकल अथॉरिटी एब्सोल्यूट या निरंकुश ना होने पाए, वो एक तरह से हमें चेतावनी है। और उस चेतावनी को ध्यान में रख के क्या किया जाएगा? संविधान निर्माण किया जाएगा। ये बात आपको समझना है। यानी औपनिवेशिक शासन का जो दौर था, ये 200 सालों का दौर, संविधान निर्माता इसको केवल एक ऐतिहासिक खंड के रूप में नहीं ले रहे थे। संविधान निर्माता केवल इसको ऐतिहासिक खंड के रूप में नहीं समझ रहे थे, बल्कि इसको ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल वार्निंग या संवैधानिक चेतावनी के रूप में भी समझ रहे थे। उनको ये बात समझ में आ रही थी कि अगर पावर या अथॉरिटी, सत्ता, संस्थागत सीमाओं से मुक्त हो जाए, इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशंस उस पे जो आरोपित की जाती हैं, अगर उनसे वो मुक्त हो जाए, तो वो क्या कर सकती है? सिविल लिबर्टीज को कुचल सकती है, मानव की गरिमा और स्वतंत्रता को ठेस पहुंचा सकती है। जैसे भारतीय संविधान की जब विशेषताएं बताऊंगा मैं, तो विशेषताओं में बताऊंगा कि कैसे फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, शक्तियों का पृथक्करण, तमाम ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस की गई जिससे कि पावर या अथॉरिटी कभी भी निरंकुश ना होने पाए। यानी भारतीय संविधान बनाने के पीछे उद्देश्य क्या हो गया? इसका उद्देश्य सिर्फ एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की स्थापना करना ही नहीं था, बल्कि सत्ता के प्रयोग को सीमित करना था। एब्सोल्यूट पावर, उसको सीमित करना था, जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखना था, तथा साथ ही साथ
जो संस्थाएं थी, जो इंस्टीट्यूशंस थी, उनकी ऑटोनॉमी या स्वायत्तता बनी रहे, इस बात को भी पूरी तरह से सुनिश्चित करना था। यानी ये बात आपको ध्यान रहना चाहिए कि भारत में जो संविधान निर्माता थे, तो संविधान निर्माताओं का उद्देश्य, संविधान निर्माताओं का उद्देश्य, संविधान निर्माताओं का उद्देश्य केवल राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना ही नहीं, केवल राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना ही नहीं, बल्कि केवल राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना ही नहीं, बल्कि क्या करना था, बल्कि सत्ता के प्रयोग को, या देखो पावर, सत्ता या अथॉरिटी, इसको सीमित करना, ये भी था। यानी कि प्रॉपर चेक एंड बैलेंसेस, अवरोध और संतुलन, प्रॉपर चेक एंड बैलेंसेस, अवरोध और संतुलन, इसको सुनिश्चित करना था। और उद्देश्य क्या था, मानव या जनता जो है के अधिकारों को सुरक्षित रखना, मानव के अधिकारों को सुनिश्चित करना, जनता के अधिकारों को सुनिश्चित करना, तथा साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशंस डिजाइन की जाएंगी संविधान के थ्रू, जो संस्थाएं डिजाइन की गई थी, की जाएंगी, उन संस्थाओं की स्वायत्तता को भी, संस्थाओं की स्वायत्तता या ऑटोनॉमी, संस्थाओं की स्वायत्तता को भी सुनिश्चित रखना। जैसे चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई। आजकल करंट में क्या है, अक्सर विपक्षी आरोप लगाता रहता है कि सीबीआई, ईडी और जो चुनाव आयोग है, इनकी ऑटोनॉमी खतरे में है। तो ये खतरे में नहीं रहना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने इसके लिए व्यापक व्यवस्था की थी। तो ये है हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य। मुझे लग रहा है अब आप ये समझ गए। तो एक दो बातें और समझिए, फिर मैं मेन मुद्दे पे आता हूं कि भारतीय संविधान हम कह सकते हैं एक तरह का कंसेंसस डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्स भी था, सचेत लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया या प्रतिकार भी था। ये मैंने शुरू में बताया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान एक प्रकार का, भारतीय संविधान एक प्रकार का कंसेंसस डेमोक्रेटिक रेस्पॉन्स भी था। भारतीय संविधान एक प्रकार का कंसेंसस डेमोक्रेटिक रेस्पॉन्स, या हम इसको कह सकते हैं सचेत लोकतांत्रिक प्रतिकार भी था, या प्रतिक्रिया, सचेत लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया भी थी। अब इस बात को फिर से समझो कि सचेत लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या थी। तो मैंने बताया कि ब्रिटिश शासन भारत में प्रत्यक्ष शासन रहा 1858 के बाद, और ब्रिटिश शासन ने प्रशासन की जो कार्य प्रणाली थी इसको फॉर्मल बनाया, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और संविधान निर्माताओं ने भी ब्रिटिश शासन की प्रशासनिक दक्षता से सीख ली। यानी ब्रिटिश शासन में जो जो गुड एलिमेंट्स थे, उन सारे गुड एलिमेंट्स को हमने फिल्टर किया और उसको अडॉप्ट कर लिया। ब्रिटिश शासन की प्रशासनिक दक्षता से हमने सीख ली। जैसे संवैधानिक सर्वोच्चता, हमने इस चीज को अडॉप्ट किया। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, इसको हमने अडॉप्ट किया। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जैसी चीजों को हमने अडॉप्ट किया। तमाम मतलब जो अच्छी चीजें थी उसको हमने अडॉप्ट कर लिया। बट चूंकि औपनिवेशिक शासन था, ब्रिटिश शासन था, और औपनिवेशिक शासन दमनकारी होता है, तो ब्रिटिश शासन की दमनकारी प्रवृत्ति थी, तो हमने जो शासन की दमनकारी प्रवृत्ति थी इस चीज को रिजेक्ट कर दिया, इसे हमने अस्वीकार कर दिया। यानी संविधान निर्माताओं ने इस बात का ध्यान रखा कि भारत में जो भारत की प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था है वो कभी भी दमनकारी ना होने पाए। इसी को हम कहते हैं अतीत की भूल से सबक लेना या सीख लेना, कि कहीं से अगर गुड एलिमेंट्स हैं ब्रिटिश शासन में या ब्रिटिश रूल में, जो गुड एलिमेंट्स थे, अच्छे तत्व थे, जो वहां की अच्छी विशेषताएं थी, उसको हमने अडॉप्ट कर लिया।
लेकिन ब्रिटिश शासन की, ब्रिटिश रूल की मतलब रबर स्टैम्प्स की तरह यूज कर सकते हो। तो क्या संविधान निर्माताओं ने स्कोप छोड़ा है? ये इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं। इसके लिए हमें बेसिक बातों को समझने की आवश्यकता है। तो भारतीय संविधान यानी कि देखो, जब लोकतंत्र की बात करते हैं, बड़ा सीधा सा मतलब है इस पूरे के पूरे डिस्कशन का कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतंत्र की बात करना सिर्फ और सिर्फ चुनाव करना और करवाना नहीं है, केवल इलेक्शंस नहीं है। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में चुनाव के साथ साथ इस बात को भी सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है कि जो जनता है, मानव है, जो भी इंडियंस हैं, उनके राइट्स, उनके अधिकार कितने सुरक्षित हैं, उनको असहमति का कितना अधिकार है, क्या वो अपनी असहमति को व्यक्त कर पा रहे हैं, क्या भारत में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो ऑटोनॉमी के साथ अपना काम कर पा रही हैं, क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर है, संवैधानिक संस्कृति है, चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम जो है ये बना हुआ है या डिस्टॉर्ट हो गया है, एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन तो नहीं हो रहा है, अत्यधिक केंद्रीकरण तो नहीं हो रहा है। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स देखने होते हैं। तो डेमोक्रेसी को मापने का पैमाना सिर्फ चुनाव नहीं है, इसको मापने के और भी पैमाने हैं। तो संविधान निर्माताओं ने इन सभी चीजों का ध्यान रखा। तो अब हम, इस चैप्टर का नाम ही था संविधान निर्माण और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अगर हम समझते हैं तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जो अनुभव हैं, उन अनुभव को हमने, एक्सपीरियंसेस को कैसे यूटिलाइज किया, यही बात इस चैप्टर का एसेंस है। यानी कि दो तीन चीजें हैं, समझिए। एक वर्ड है एक्सपीरियंस, जिसको हम क्या कहते हैं, अनुभव। जैसे मेरे एक यूट्यूब चैनल का नाम है इनसाइट्स, IS इनसाइट्स बाय सौरभ। तो एक्सपीरियंसेस, अनुभव। तो हमारे जो अनुभव होते हैं वो अल्टीमेटली किस चीज का निर्माण करते हैं, इनसाइट्स का, अंतर्दृष्टि का। यानी इनसाइट्स या अंतर्दृष्टि के लिए व्यापक अनुभव का होना बहुत जरूरी है। और ये एक्सपीरियंसेस और इनसाइट्स, अनुभव और अंतर्दृष्टि की बदौलत ही हम कोई डिजाइन फ्रेम कर पाते हैं। डिजाइन का मतलब है कोई रूपरेखा, कोई प्रणाली हम तैयार कर पाते हैं। तो चूंकि ये टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है, तो यहां बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि हमारे जो कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस थे, हमारे जो औपनिवेशिक अनुभव थे, कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस, इन एक्सपीरियंसेस ने, इन अनुभवों ने हमें संवैधानिक अंतर्दृष्टि दी, कॉन्स्टिट्यूशनल इनसाइट्स दिया। हमारे एक्सपीरियंसेस ने हमें क्या दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल इनसाइट्स, संवैधानिक अंतर्दृष्टि। और अल्टीमेटली ये चीज रही हेल्पफुल किस बात में, तो हमारे लिए ये हेल्पफुल रही कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में। यानी संविधान की प्रणाली या संविधान की रूपरेखा तैयार करने में ये बहुत हेल्पफुल रही। तो जो चैप्टर है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मूल में यही बात है कि कैसे कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस ने शेप किया, आकार दिया हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंसाइट्स को, संवैधानिक अंतर्दृष्टि को, और उसने कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, संवैधानिक रूपरेखा को फ्रेम करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। यही है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर ये बात हम समझना चाहते हैं तो हमें पास्ट कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस, पूर्व के औपनिवेशिक अनुभवों पे बात करना होगा। जैसे ब्रिटिश शासन के दौरान एक्सेसिव एब्सोल्यूटिज्म था, कार्यपालिका जो थी, एक्सेसिव एग्जीक्यूटिव एब्सोल्यूटिज्म था, अत्यधिक कार्यपालिका की निरंकुशता थी। यानी कार्यपालिका की जो निरंकुशता थी वो कार्यपालिका की निरंकुशता। देखो हमारे अनुभव क्या क्या हैं और उन अनुभव से हम क्या सीख लेते हैं और किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन या फ्रेमवर्क को हम तैयार करते हैं, यही हमें समझना है। और इस चैप्टर में तो पूरा का पूरा मॉड्यूल ही समा जाएगा। तो आज हमें सिर्फ
उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से फेमिलियर होना है। तो एग्जीक्यूटिव एब्सोल्यूटिज्म की हमने बात की, कार्यपालिका की निरंकुशता की बात की। तो अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा हुआ है तो क्या आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने के दौरान जो औपनिवेशिक शासन है उस शासन की प्रवृत्ति में कार्यपालिका की निरंकुशता दिखी थी? दिखी होगी। आगे मैं इस पर डिटेल में बात करूंगा। साथ ही साथ औपनिवेशिक शासन के दौरान हमने एक और चीज देखी और वो है नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है, नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन, सप्रेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज। ये भी हमें औपनिवेशिक शासन के दौरान दिखा था कि ब्रिटिश शासन ने नागरिक स्वतंत्रताओं का कैसे दमन किया था। साथ ही साथ ब्रिटिश शासन के दौरान प्रजातीय और संस्थागत भेदभाव भी बड़े पैमाने पर किया गया। यह भी बात मैं आपको समझाऊंगा अभी। सबका मतलब ब्रिटिश शासन के दौरान एक और तरह के भेदभाव की स्थिति देखी गई जिसे हम कहते हैं प्रजातीय एवं संस्थागत भेदभाव। इंग्लिश में हम कहेंगे रेशियल एंड इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन, प्रजातीय और संस्थागत भेदभाव। और ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं थी। ये जो ब्रिटिश शासन के दौरान प्रजातीय और संस्थागत भेदभाव हुआ, ये एक्सीडेंटल या आकस्मिक नहीं था। ये एक्सीडेंटल या आकस्मिक नहीं था, बल्कि ये एक गवर्नेंस स्ट्रेटजी थी, प्रशासन की रणनीति थी, जिसको ब्रिटिश शासन ने इस्तेमाल किया। साथ ही साथ एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन, अत्यधिक केंद्रीकरण, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्तता का अभाव था। कहीं पर हमने कुछ ऐसे जगह है जहां हमें प्रांतीय स्वायत्तता देने की भी बात की गई, लेकिन हमें पूरी तरह से प्रांतीय स्वायत्तता नहीं दी गई। यानी ब्रिटिश शासन के दौरान एक बात और देखी गई और वो है अत्यधिक केंद्रीकरण, एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन और प्रांतीय स्वायत्तता का अभाव। प्रांतीय स्वायत्तता की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये सब मॉडर्न इंडिया अगर आप ठीक ढंग से पढ़े हैं तो आपको चीजें समझ में आएगी। हालांकि आज की क्लास में ये सारे पॉइंट्स मैं समझा दूंगा। दूसरी बात, और क्या देखा हमने ब्रिटिश शासन के दौरान? व्यापक तौर पर भारतीयों का सामाजिक आर्थिक शोषण भी हो रहा था। यानी कि भारतीयों का व्यापक सामाजिक आर्थिक शोषण, सोशियो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, व्यापक सामाजिक आर्थिक शोषण, बड़े पैमाने पे सामाजिक आर्थिक शोषण हो रहा था। और इसके अलावा क्या देखा गया? तो जो इंस्टीट्यूशंस या संस्थाएं ब्रिटिश शासन के काल के दौरान विकसित की गई, वो संस्थाएं पूरी तरह से स्वायत्त नहीं थी। वो कहीं ना कहीं वो संस्थाएं जो थी, इंस्टीट्यूशंस थी, वो सबऑर्डिनेट थी या अधीन थी। किसके अधीन थी ये हम देखते हैं। यानी कि एक समस्या और थी और वो है संस्थाओं की अधीनता, सबऑर्डिनेट इंस्टीट्यूशंस, संस्थाओं की अधीनता, सबऑर्डिनेट इंस्टीट्यूशंस। तो ये सब ब्रिटिश पीरियड के दौरान ये हमारे एक्सपीरियंसेस रहे, अनुभव रहे। तो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये जो अनुभव हैं, इसी अनुभव से क्या आएगा? इंसाइट, और उस इंसाइट से क्या बनेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन या फ्रेमवर्क। और यही क्या है? हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो बहुत सिंपल सी बात है। अब मैं इस अनुभव को डिकोड करूंगा, एक्सपीरियंसेस को डिकोड करूंगा। उससे हमें क्या इंसाइट्स मिले, उससे हमें क्या अंतर्दृष्टि या सीख मिली, हम ये जानेंगे। और फाइनली उस सीख से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से डिजाइन करने की कोशिश की, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो मैंने ये सारे टॉपिक बताए आपको, टोटल 6 डायमेंशंस मैंने बताए हैं, इनमें एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करेंगे, इंसाइट्स को एक्सप्लोर करेंगे और हम कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन को समझेंगे। तो पहला था कार्यपालिका की निरंकुशता। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं। पहले ही डायमेंशन को हम ले लेते हैं और हमारा पहला डायमेंशन है कार्यपालिका की निरंकुशता। कार्यपालिका की
निरंकुशता, निरंकुशता। एग्जीक्यूटिव एब्सोल्यूटिज्म, एग्जीक्यूटिव एब्सोल्यूटिज्म। मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी। जहां कोचिंग में भी आप क्लासेस कर रहे हैं, बेहतर सीक्वेंस ये होता है कि बच्चों को पहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई जाए और उसके बाद पॉलिटी और आईआर के सेगमेंट्स को पढ़ाया जाए, तो वो पॉलिटी को भी अच्छे ढंग से समझ पाते हैं। जहां पे ये सीक्वेंसिंग गड़बड़ हो जाती है, कहीं ना कहीं बच्चों की सीखने की प्रवृत्ति पर भी इसका असर पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखिए कि इंडियन सोसाइटी या सोशल जस्टिस पढ़ने से पहले आप एंशिएंट इंडिया को पढ़िए, मेडिवल इंडिया, आर्ट एंड कल्चर को पढ़िए। पॉलिटी को पढ़ने से आप पहले मॉडर्न इंडिया को समझिए। और अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने जा रहे हैं, उसके पहले आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का मॉड्यूल हो जाना चाहिए। तो आप उन सारे मॉड्यूल्स को बहुत इफेक्टिवली समझ पाएंगे और घटनाओं को रिलेट कर पाएंगे, लिंक कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा एग्जाम कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड, इंटरलिंकेजेस और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर बेस्ड एग्जाम होता है। आमतौर पे जो हम फैक्ट्स वगैरह पढ़ते हैं, हम ज़्यादातर मतलब मुफ्त यूट्यूब वीडियोस जो देखते हैं, फ्री यूट्यूब वीडियोस, वहाँ पर प्रीलिम्स स्पेसिफिक ही क्लासेस कंडक्ट कराई जाती हैं। तो आप 2 या 3 या 4 महीने में कॉन्सेप्ट्स पे अपनी पकड़ नहीं बना सकते। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि प्रीलिम्स की तैयारी पूरे साल भर करो। कोई सीज़न नहीं होता है प्रीलिम्स का कि दिसंबर आ गया तो हम दिसंबर से मई के बीच में, अप्रैल के बीच में प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। नहीं, आप 3 आवर्स डेडिकेट करो प्रीलिम्स की तैयारी को कॉन्टिन्यूसली। और प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद अगर आपका स्कोर सेफ है तो पूरी तरह से मेंस पे शिफ्ट हो जाओ, वो बीच के जो 2 से 3 महीने का समय होता है। अदरवाइज आपको पूरे साल भर प्रीलिम्स पढ़नी चाहिए, जिसमें आप 1-1.5 घंटे करंट अफेयर्स के लिए डेली देंगे, 2 घंटे करंट अफेयर्स के लिए दो। तो जितने डायनेमिक पोर्शंस हैं, फंडामेंटल्स, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 के, तो वो सारे आपके कॉन्टिन्यूसली रिवाइज होते रहते हैं। और एक स्टूडेंट अच्छे ढंग से करंट अफेयर एडिटोरियल्स को ग्रैस्प कर पाता है, वो भी तभी होता है जब वो जीएस फाउंडेशंस पे उसकी पकड़ अच्छी होती है, ऑप्शनल की तैयारी, तो वो रिलेट करने लगता है टॉपिक्स को। चलिए, फिलहाल हम ये बात कर रहे थे कि ब्रिटिश शासन के दौरान कार्यपालिका की निरंकुशता थी, एग्जीक्यूटिव एब्सोल्यूटिज्म था, ऐसा था। हाँ, ब्रिटिश शासन के दौरान हमने ये पढ़ा है कि गवर्नर जनरल जो था वो सर्वोच्च था, सबसे पावरफुल था। विधायिका जो थी वो नॉमिनल थी, नाम मात्र की थी, और कई बार विधायिका के निर्णयों को ओवरराइड करता था गवर्नर जनरल। यानी कार्यपालिका जो थी वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कानून से भी ऊपर थी। यानी कार्यपालिका जो है वो ज्यादा पावरफुल थी। राउलेट एक्ट, सेडिशन लॉज, इन सभी जगहों पे ये बात हमें दिखती है कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन के दौरान कार्यपालिका जो थी वो ज्यादा पावरफुल थी। अब इस बात को मैं आपको समझाता हूँ कुछ एक एग्जांपल्स देके। बहुत डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन इन एग्जाम्पल से आप शायद कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा बहुत बेहतर ढंग से रिलेट कर पाओगे। जैसे आपने हिस्ट्री में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जरूर पढ़ा होगा। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब ही था कि रेगुलेट करने वाला अधिनियम, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी की एक्टिविटीज को इंडिया में रेगुलेट करेगी, और इस रेगुलेट करने के क्रम में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, बंगाल का गवर्नर जनरल, इसको जो दूसरी प्रेसिडेंसीज थी मद्रास और बॉम्बे, उन प्रेसिडेंसी की जो शक्तियां थी, उन शक्तियों को बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्तियों के अधीन कर दिया गया। यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, इसको ओवरराइडिंग पावर्स मिल गई मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की शक्तियों पर भी। इसका मतलब क्या है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को आपने क्या कर दिया, पहले से ज्यादा पावरफुल बना दिया, ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। और जो गवर्नर जनरल था, उसकी जो काउंसिल थी, उस काउंसिल में क्या कोई भारतीय था? नहीं, किसी भी भारतीय की भागीदारी नहीं थी। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल था रेगुलेटिंग एक्ट ने, उसने क्या किया, उसको ज्यादा सेंट्रलाइज किया, ज्यादा केंद्रीकृत किया, उसमें भारतीयों की भागीदारी को सुनिश्चित नहीं किया। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट ने जो प्रतिनिधित्व संस्थाएं होती हैं, रिप्रेजेंटेटिव
इंस्टीट्यूशंस, समानांतर प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं के विकास के लिए कोई विशेष काम नहीं किया रेगुलेटिंग एक्ट ने। यानी रेगुलेटिंग एक्ट एक प्रोसेस की शुरुआत है। वो प्रोसेस क्या है कि 1858 तक आते आते ब्रिटिश शासन भारत में जो कंपनी का प्रशासन है इसको डायरेक्ट अपने हाथ में ले लेगी। तो सेंट्रलाइजेशन की दिशा में ये कदम है। और सेंट्रलाइजेशन की दिशा में कदम भी कैसे उठाया जा रहा है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। इसी तरह से एक दूसरा अधिनियम आपने पढ़ा होगा मॉडर्न इंडिया में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। एक बात और बता दूं, चूंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मैंने इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ये चैनल है IAS इनसाइट्स बाई सौरभ, @IAS इनसाइट्स बाई सौरभ। यहाँ आप जाएंगे और प्लेलिस्ट में आप चले जाएंगे और यहाँ आप 56 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लेक्चर्स वाले पे आएंगे और इसमें 2-2, 2.5 घंटे के लगभग 56 वीडियोस पड़े हुए हैं। आप इनमें सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, उसके एक एक प्रोविजन को यहाँ क्लियर किया हुआ है। तो एक बार मैंने सोचा था कि रेगुलेटिंग पिट्स इंडिया चार्टर वो सब यहाँ भी बताऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा यहाँ ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है तो आप इन वीडियोस को यहाँ से देख सकते हैं। तो मॉडर्न इंडिया की अच्छी समझ आपको आपकी पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग को भी अच्छी बनाने में मदद करेगी। तो यहाँ से आप लेक्चर ढूंढेंगे एक बार तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला टॉपिक मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट भी आपने पढ़ा होगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको आप नियंत्रण बोर्ड कहते हैं, ऐसी एक संरचना आई थी। और उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने क्या किया कि भारत में जो भारतीय प्रशासन था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इस पर डायरेक्ट ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव कंट्रोल को एस्टैब्लिश कर दिया। यानी ब्रिटिश कार्यपालिका के नियंत्रण को प्रत्यक्ष रूप से स्थापित कर दिया। और पिट्स इंडिया एक्ट आने के बाद जो पॉलिसी मैटर्स हैं, नीतिगत मुद्दे हैं, उन नीतिगत मुद्दों में कंपनी अब ब्रिटिश क्राउन के सबऑर्डिनेट हो गई, अधीन हो गई, उससे सलाह लेने के लिए बाध्य हो गई। यानी कि अब भारत में पिट्स इंडिया एक्ट आने के बाद जो भी नीतियां बनाई जाएंगी, जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी, वो भारतीय हितों को ध्यान में रख के नहीं बनाई जाएंगी। कहीं ना कहीं ब्रिटिश कार्यपालिका की जो विल होगी, जो इच्छा होगी, ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव विल जो होगी, वही रिफ्लेक्ट होगी इंडियन पॉलिसीज में, वही प्रतिबिंबित होगी भारतीय नीतियों में, और उसी को ध्यान में रख के भारतीय नीतियां बनाई जाएंगी। तो देखो, चाहे रेगुलेटिंग एक्ट हो या पिट्स इंडिया एक्ट हो, दोनों ने क्या किया, एक्सेसिव एग्जीक्यूटिव कंट्रोल को बढ़ावा दिया। इसके अलावा आपने चार्टर एक्ट 1833 का भी नाम सुना होगा। चार्टर एक्ट 1833 ने भी यही किया। कैसे? एग्जीक्यूटिव एब्सोल्यूटिज्म को बढ़ावा दिया। तो हम सब जानते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक को क्या किया गया, कंप्लीट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी दे दी गई। यानी कि जो विधायी सत्ता है वो पूरी तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिक के हाथों में केंद्रीकृत कर दी गई। यानी कि लॉ मेकिंग या विधि निर्माण, इसमें इंपॉर्टेंस हमने किसको दे दिया, एग्जीक्यूटिव को दे दिया, कार्यपालिका को। तो सोचो, एक ऐसी सिचुएशन सोचो कि जो विधि निर्माण है, लॉ मेकिंग या लेजिस्लेशन है, वो एग्जीक्यूटिव हैंड्स में है, कार्यपालिका के हाथों में है ना। तो यहाँ पे 1833 के चार्टर एक्ट में हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर, कार्यपालिका और विधायिका, इन दोनों को मिला के कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव एब्सोल्यूटिज्म या कार्यपालिका की निरंकुशतावाद को बढ़ावा दिया गया। और इसका एक और सबसे आसान सा एग्जाम्पल है व्यापगत का सिद्धांत, जिसको आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हो। जब आप 1857 का रिवोल्ट पढ़ते हो, इसके ठीक पहले हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी लेके आया था। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, ये एक फोर्सफुल स्टेट्स को एनेक्स करने की एक फोर्सफुल पॉलिसी थी, राज्यों के अधिग्रहण की एक दमनकारी नीति थी। और बलपूर्वक राज्यों को क्या किया गया, अधीन किया गया। यानी कि जो देशी राज्य थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, इनको एनेक्स किया गया, इनका अधिग्रहण किया गया।
उनके जो कस्टमरी लॉज हैं, पारंपरिक नियम कानून या जो ट्रीटीज पहले से कस्टमरी ट्रीटीज थी, उन सभी चीज़ों को दरकिनार करके क्या किया गया, एग्जीक्यूटिव के डिसीजन से, कार्यपालिका के निर्णयों से कहीं ना कहीं उनके जो कस्टमरी लॉज, प्रैक्टिसेस और ट्रीटीज हैं उनको अधीन बनाया गया और उन राज्यों पर, देशी राज्यों पर प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई। इसी दौर में हम डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, ऐसा कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आईसीए इंट्रोड्यूस किए, इंडियन काउंसिल एक्ट इंट्रोड्यूस किए 1861, ठीक है, और भी आईसीए 1892 है, तो आपने आईसीए भी पढ़ा होगा। तो इंडियन काउंसिल एक्ट, ब्रिटिश शासन ने यह कहा कि परिषदों में भारतीयों की भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं हम, इसलिए हम काउंसिल एक्ट ला रहे हैं। लेकिन उस काउंसिल में, परिषद में भारतीयों की भागीदारी केवल नाम मात्र की थी। आईसीए 1861 से क्या किया गया, नॉमिनेटेड इंडियन मेंबर्स, नाम निर्देशित भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया और वास्तविक शक्तियां उनके हाथ में नहीं दी गई। और 1861 आने के बाद भी, आईसीए 1861 आने के बाद भी जो एग्जीक्यूटिव थी, कार्यपालिका थी, वो जो परिषदें थी या काउंसिल्स थी, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को ओवरराइट कर सकती थी। यानी कार्यपालिका का निर्णय ही सही रूप में वास्तविक निर्णय होगा। तो एक तरह से प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व, भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने के नाम पे प्रतिनिधित्व का दिखावा किया गया। एक तरह से क्या किया गया, रिप्रेजेंटेशन। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम टोकन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। साथ ही साथ देखो, वीपीए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ईयर 1878, ये भी आपने हिस्ट्री में पढ़ा है। लॉर्ड लिटन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लेके आया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आने से क्या हुआ, जो एग्जीक्यूटिव थी इसको फुल पावर दिया गया, पूरी शक्तियां दी गई। किस बात के लिए पूरी शक्तियां दी गई, कि अगर वो एग्जीक्यूटिव चाहे तो बिना कारण बताए, बिना ट्रायल के इंडियन लैंग्वेजेस में जो न्यूज़पेपर चल रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं, उनको बंद कर सकता है, प्रिंटिंग मशीन्स को जब्त कर सकता है बिना कारण बताए। तो एक तरह से ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन या सिविल लिबर्टीज पे एक तरह का क्या हो गया, हमला। तो देखो, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भी किसको पावरफुल बनाया, एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव चाहे तो भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा सकता था। ऐसे ही आर्म्स एक्ट 1878 में आया। ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन था, कार्यपालिका का निर्णय था। और आर्म्स एक्ट ने क्या कहा, आर्म्स एक्ट ने यह कहा कि भारतीय जो हैं उनको फायर आर्म्स, हथियार, आग्नेयास्त्र रखने का अधिकार नहीं है। वहीं यूरोपियंस चाहें तो आग्नेयास्त्र रख सकते हैं। जाहिर सी बात है कि भारतीयों की इस बात पर सहमति नहीं थी, लेकिन भारतीयों की राय को दरकिनार किया गया, असहमति या डिसेंट को सुना नहीं गया और हमारे ऊपर जबरदस्ती आर्म्स एक्ट को थोप दिया गया। यानी कि हमारे मन में अंग्रेजों से एक डर का माहौल बना रहे। और राउलेट एक्ट 1919, ये हम कैसे भूल सकते हैं, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। राउलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा गया, नो ट्रायल, नो ज्यूरी एंड नो अपील। तो इसका तो भारतीयों ने जम के विरोध किया, इसको ब्लैक एक्ट भी कहा। और यह भी दिखलाता है कि 20th सेंचुरी में अंग्रेज किस तरह से एग्जीक्यूटिव एब्सोल्यूटिज्म को बढ़ावा दे रहे थे। और इस राउलेट एक्ट का विरोध हुआ, और विरोध होने की परिणति जो है वो कहां होती है, जालियांवाला बाग में। और जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग मैसेकर होता है। यानी कि यहां पे क्या किया, दोबारा जनरल डायर, हमें पता है कि बिना किसी वार्निंग के सैकड़ों लोगों की भीड़ पे उसने गोलियां चलवाई। यानी यहां पे क्या है, एग्जीक्यूटिव वायलेंस है बिना किसी जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के। तो यही दिखलाता है एक्सेसिव एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। एक सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जब आप 1935 का अधिनियम देखते हैं तो वहां देखते हैं कि जो गवर्नर्स हैं, गवर्नर्स को डिस्क्रिशनरी पावर्स दे दिए गए, यानी कि वो अपनी इच्छा से निर्णय ले सकते थे, वो इमरजेंसी पावर्स उनको दे दिए गए। और अगर गवर्नर्स चाहें तो जो राज्य थे, राज्य में जो इलेक्टेड मिनिस्ट्रीज थी, चुना हुआ मंत्रिमंडल था,
उसको डिसमिस कर सकते थे। यानी कि एक तरह से ये क्या था, एग्जीक्यूटिव सुपरमेसी की स्थिति थी। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारा कॉलोनियल एक्सपीरियंस क्या कहता है, हमारा कॉलोनियल एक्सपीरियंस औपनिवेशिक अनुभव ये कहता है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के नाम पे अंग्रेजी सरकार ने सिविल लिबर्टीज, नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन कर दिया। तो यानी कि इन घटनाओं से हमें सीख मिलती है, और वो सीख क्या मिलती है, वो सीख मिलती है कि लॉ एंड ऑर्डर या कानून व्यवस्था को बनाए रखने के नाम पर सिविल लिबर्टीज या नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन किया गया, नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन किया गया। पहले जो कुछ भी मैंने आपको बताया ये उसी को हम इवेंट्स से समझ रहे हैं, घटनाओं से समझ रहे हैं कि कैसे कानून व्यवस्था को बनाए रखने के नाम पर नागरिक स्वतंत्रताओं का ब्रिटिश शासन ने क्या किया, दमन किया। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, प्रतिनिध्यात्मक निकाय बनाने की बात तो ब्रिटिश शासन ने कही, लेकिन ये प्रतिनिध्यात्मक निकाय, रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज केवल नाम मात्र की थी, नॉमिनल थी, केवल डेकोरेटिव बॉडीज थी, केवल और केवल मतलब नॉमिनल थी, डेकोरेटिव थी। रियल पावर इन रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज के हाथ में नहीं थी। तो इससे हमें एक सीख मिलती है कि हम संविधान में जिन संस्थाओं को भी बनाएंगे, हम उनको सिर्फ डेकोरेटिव बॉडीज नहीं बनाएंगे, हम उनके हाथ में क्या देंगे, वास्तविक शक्तियां देंगे। ठीक है, तो ये भी हमें सीख मिली कि ब्रिटिश रूल के दौरान जो भी रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज, प्रतिनिधात्मक निकाय बनाए गए, वो केवल डेकोरेटिव बॉडीज थी, केवल नॉमिनल बॉडीज थी, नाम मात्र की थी, रियल पावर या वास्तविक सत्ता उनके हाथ में नहीं थी। तो इससे हमें सीख मिलेगी, इस सीख मिलेगी, इंसाइट्स आएगा, और उस इंसाइट से जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन हम तैयार करेंगे, जो संविधान की रूपरेखा तैयार करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों के पृथक्करण को इंक्लूड करेंगे। तो देखो ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हमारा कॉलोनियल एक्सपीरियंस हो गया। यहां जो बात मैंने बताई ये क्या हो गया, इनसाइट हो जाएगा, और इसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन जब हम तैयार करेंगे तो सेपरेशन ऑफ पावर्स या शक्तियों का पृथक्करण, इसको हम एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर बनाएंगे। न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू जैसी चीजों को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखेंगे। सिविल लिबर्टीज या जनता के नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए हम फंडामेंटल राइट्स जैसी चीजों को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। साथ ही साथ हमें यह बात भी समझ में आ गई कि पावर या अथॉरिटी जब एक्सेसिव सेंट्रलाइज हो जाती है, उसका अत्यधिक केंद्रीकरण हो जाता है, तो यह डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। यानी कि अगर हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लेके आते हैं, लिखित संविधान लेके आते हैं, तो इससे स्पष्टता बनी रहेगी और शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना कम हो जाएगी। गवर्नमेंट जो है, सरकार, वो एब्सोल्यूट ना हो जाए, निरंकुश ना हो जाए, इसके लिए हमें लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करनी होगी। सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों के पृथक्करण की बात करनी होगी। साथ ही साथ जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो हमारे संविधान में जो ढांचा है उसमें क्या है कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। तो अगर ये चीज हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, तो इस तरह से जो दमनकारी शासन का एक स्वरूप तैयार किया गया, उस तरह की स्वरूप को, उस तरह शासन की संरचना को भविष्य में क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। तो ये एक हमारा ओपिनियन हो गया। तो देखो ऐसे ही हमारे कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस से इनसाइट्स बनते हैं, और उसको ध्यान में रखकर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन्स तैयार किए। अब दूसरा डायमेंशन क्या है, नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन। तो इसको भी देखते हैं दूसरे डायमेंशन को। तो देख, सेकेंड डायमेंशन है सप्रेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज, नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन। मेरी क्लास की वीडियो को देखते हुए आप नोट्स जरूर बनाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते चलिए, और जब मैं ये चैप्टर फिनिश करूंगा, चैप्टर 1, तो इससे जुड़े हुए मिलते जुलते कई बार क्वेश्चन, तो 2-3 टॉपिक्स को भी कवर कर लेते हैं। फिर भी इस चैप्टर के रेंज में जितने क्वेश्चन होंगे वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, आंसर डिस्कस करूंगा आपके साथ, और फिर आप पाएंगे कि जैसे ही मैं ये एक चैप्टर फिनिश करता हूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी राइटिंग स्किल सिर्फ और सिर्फ क्लास लेक्चर्स के बेसिस पे इंप्रूव हो जाएगी। उसके बाद आप आंसर लिखने में कॉन्फिडेंट होने लगेंगे। तो सबसे बड़ी चीज होती है आइडियाज का फ्लो। अगर आइडियाज का फ्लो हमारे दिमाग में होगा,
तो हमारे लिए आंसर लिखना क्या हो जाएगा, पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। तो देखो, ब्रिटिश शासन के दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन हुआ। हाँ हुआ, क्योंकि हमें पता है ब्रिटिश शासन के दौरान क्या किया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगाए गए। पता है हमें, प्रेस सेंसरशिप, ये सब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ के हम जानते हैं कि प्रेस सेंसरशिप लगाया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान क्या किया गया, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, बिना किसी भी मुकदमे के जिसको चाहा जब चाहा गिरफ्तार कर लिया और फांसी दे दी, है ना। तो बिना मुकदमे के गिरफ्तारी भी हुई, बिना मुकदमे की गिरफ्तारी भी हुई। आपको पता है कि जालियांवाला बाग मैसेकर क्या था, एक तरह से एग्जीक्यूटिव वायलेंस था विदाउट जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। तो जलियांवाला बाग जैसी घटनाएं हो गई, एग्जीक्यूटिव वायलेंस विदाउट जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। जो कार्यपालिका है वो हिंसा पर उतारू हो गई, क्योंकि हमारे पास जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी जैसा कोई वो नहीं था। और सरकार क्या करती थी, असहमति या शासन व्यवस्था से अगर आपको कोई शिकायत है, आप नीतियों से सहमत नहीं है, तो आपका जो डिसेंट था उसको एक्सप्रेस करने पे रोक लगा दिया। इसके लिए सभा पे प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर आपने कोई समिति बनाई तो उस समिति को मतलब सेडिशन लॉ से घोषित कर दिया गया कि देशद्रोह जैसी चीज आप कर रहे हैं। आपके जो एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति पर पाबंदी लगा दी गई। अच्छा, ये रिफ्लेक्ट कहाँ होता है, तो इसके रिफ्लेक्शन के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अभी मैंने वीपीए बताया 1878, यहाँ रिफ्लेक्ट होता है। आर्म्स एक्ट 1878 में ये रिफ्लेक्ट होता है। इसके अलावा सेडिशन लॉ सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, फिर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में ये रिफ्लेक्ट होता है। इसके अलावा डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में भी रिफ्लेक्ट होता है। प्रेस एक्ट 1910 में आया, 1939 के आसपास ये रिवाइव होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऐसे कई सारे रेफरेंसेस हैं जिसको देख के हम ये जान सकते हैं कि नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन हुआ। जैसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्युलर का मतलब ये होता है देसी भाषा, यानी देसी भाषा के जो अखबार हैं वो अगर कुछ लिख रहे हैं तो बिना कोई कारण बताए, है ना, बिना कोई गलती किए उन अखबारों को बंद किया जाना, उनकी संपत्ति को सीज किया जाना। तो ये क्या है, हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ही तो हमला था। और एक तरह से ये सेंसरशिप क्या था, इंस्टीट्यूशनलाइज था, संस्थागत था। इसमें टारगेट बनाया गया किसको, वर्नाक्युलर्स को, देशी भाषाओं को। तो रेशियल भी था, प्रजातीय भी था। आर्म्स एक्ट 1878, भारतीय हथियार नहीं रख सकता, यूरोपियंस रख सकते हैं। ये भी एक तरह का क्या है, भेदभाव है। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी वायलेट हो रहा है यहाँ। पर्सनल सिक्योरिटी, हमें अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है, वो अधिकार भी हमसे छीना जा रहा है। राज्य क्या कर रहा है, राज्य की मोनोपोली को दिखाता है कि रेस या प्रजाति को आधार बना के आपने हथियार किसको रखना है किसको नहीं रखना है ये आपने तय कर दिया। इसी तरह से सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, जिसको हम सेडिशन लॉ भी कहते हैं, सेडिशन लॉ, इस कानून के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कई महत्वपूर्ण नेताओं की गिरफ्तारियां हुई। जैसे तिलक की गिरफ्तारी हुई, गांधी की गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी के लिए क्या था कि आपका जो ओपिनियन है, विचार है या असहमति है, डिसेंट है, जिसे आप व्यक्त कर रहे हैं, यह ब्रिटिश साम्राज्य की संरचना के लिए घातक है, देशद्रोह इसको माना गया। इससे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति डिसलॉयल्टी माना गया और इस तरह से इन सारी चीजों को भी प्रतिबंधित किया गया। रॉलेट एक्ट की कहानी मैं बता ही चुका हूं। ब्लैक एक्ट भारतीयों ने कहा, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा। रॉलेट एक्ट इसलिए भी लाया गया क्योंकि उस समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पीक पे था। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी और ब्रिटिश सरकार इन क्रांतिकारी गतिविधियों को ब्रिटिश शासन की उपस्थिति के लिए खतरा समझ रही थी। तो रॉलेट एक्ट वो लेके आए। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वहां भी हम देख रहे हैं कि कैसे पावर्स को मिसयूज किया गया। फिर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में क्या था कि जैसे ब्रिटिश शासन को जब ये लगता था कि कोई एक समुदाय, कोई एक कम्युनिटी इंडिया में उनके प्रेजेंस के लिए थ्रेट या खतरा बनती जा रही है, तो उसको क्रिमिनल ट्राइब्स के रूप में नोटिफाइड कर देते थे और उस पूरी की पूरी समुदाय या कम्युनिटी के लोगों को क्रिमिनल्स बाय बर्थ, जन्म से ही क्रिमिनल्स माना जाता था। अब बताओ ये किस ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है कि नहीं, जन्म से ही क्रिमिनल।
क्रिमिनल ट्राइब्स। बच्चा पैदा हुआ, आप उसको क्रिमिनल मान रहे हो, क्रिमिनल्स बाई बर्थ मान रहे हो। पूरे के पूरे समुदाय, पूरी की पूरी कम्युनिटी को आपने क्रिमिनल ट्राइब बना दिया, क्रिमिनल ट्राइब के रूप में आपने नोटिफाई कर दिया। अब क्या होगा, अब वो कहीं भी अगर मूवमेंट करेंगे तो वो आपको सूचित करेंगे। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन उनका अनिवार्य होगा, उनकी मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह जाना ये भी प्रतिबंधित होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा, उनको सर्वेलेंस में, निगरानी में रखा जाएगा। जब इस तरह की चीजें किसी समुदाय पर आरोपित की जाती हैं तो उनका जो विकास होता है वो स्वतः ही रुक जाता है। और ये भी दिखला रहा है कि आप डिसेंट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और आपने पूरे के पूरे समुदाय को यानी कि क्या कर दिया, कलेक्टिव पनिशमेंट दे दिया, सामूहिक दंड दे दिया, सोशल स्टिग्मेटाइजेशन कर दिया, उनको सामाजिक रूप से लेबल कर दिया कि आप क्रिमिनल ट्राइब्स बाई बर्थ हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट है जिसमें बिना किसी ट्रायल, बिना किसी मिलिट्री कोर्ट के, है ना, सजा दी गई, सैन्य अधिकारियों को भी सजा दी गई। प्रेस एक्ट से दोबारा वही नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स, राष्ट्रवादी अखबारों को प्रतिबंधित किया गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में गवर्नर चाहते तो वो इलेक्टेड मिनिस्ट्रीज को जब चाहे तब भंग कर सकते थे और इमरजेंसी रूल लागू कर सकते थे। यानी कि इन सब को देख के ये बात तो हमें समझ में आ गई कि भारत में संविधान बनाने के बाद सबसे बड़ी चुनौती क्या है, लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा, डेमोक्रेटिक राइट्स की सुरक्षा, और साथ ही साथ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार की स्थापना। और इसके लिए जरूरी है कि भारत में लोगों को, अब देखो इन एक्सपीरियंसेस से जो हमें इनसाइट्स मिला, उन इनसाइट्स के बदौलत ही जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ये बात समझी कि यहाँ फंडामेंटल राइट्स लोगों को देना बहुत जरूरी है, मौलिक अधिकार देना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, इस तरह के मौलिक अधिकार बहुत जरूरी है। जो न्यायपालिका है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका बड़ी ही जरूरी है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन जैसी चीजें बहुत ही जरूरी है। तो ये बात हमने क्यों समझा, क्योंकि सरकार दमनकारी हो सकती है, लेकिन सरकार को दमनकारी होने से बचाने के लिए हमारे संविधान में क्या क्या इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए, ये बात हमने अपने एक्सपीरियंसेस से या अनुभवों से ही सीखी। इसके बाद जो तीसरा डायमेंशन है वो क्या है, ये बात मैंने समझा दी आपको, नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन। तीसरा है प्रजाति और संस्थागत भेदभाव, इसको भी समझते हैं। थर्ड डायमेंशन जो है वो है प्रजातीय और संस्थागत भेदभाव, प्रजातीय एवं संस्थागत भेदभाव, रेशियल एंड इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन। क्या ब्रिटिश शासन के दौरान प्रजातीय भेदभाव था, संस्थागत भेदभाव था? जैसे आज आप संविधान पढ़ोगे, आगे मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको कि कानून के समक्ष समानता। क्या ब्रिटिश शासन के दौरान कानून के समक्ष समानता थी? नहीं, ब्रिटिश शासन के दौरान कानून के समक्ष असमानता थी। जो रूल कर रहा था और जो रूल्ड था, जिसके ऊपर शासन हो रहा था, यानी जो शासन कर रहा था और जो शासित था, उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप था। और ब्रिटिश शासन के दौरान हर कोशिश की गई कि भारतीयों को प्रशासन से क्या किया जाए, बाहर रखा जाए। और इसके लिए एक स्ट्रैटेजी अपनाई गई जिसको हम इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, संस्थागत भेदभाव। यानी जब हम संस्थागत भेदभाव की बात करेंगे, इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे, देखो यहां पे एक वर्ड है इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन, संस्थागत भेदभाव। तो ये वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। संस्थागत भेदभाव, हम इसको संस्थागत कह रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक, बहुत व्यवस्थित और सुचारू रूप से लीगली सैंक्शनड है। यानी ये भेदभाव कानूनी रूप से मान्य भी है, सिस्टमेटिक भी है, लीगली सैंक्शनड भी है, कानूनी रूप से मान्य भी है, और साथ ही साथ ये सुचारू रूप से है, कानूनी रूप से मान्य है या स्वीकार्य है। और यह किस चीज को बढ़ावा दे रहा है, तो अनइक्वल ट्रीटमेंट, असमान व्यवहार को बढ़ावा दे रहा है। नागरिकों के बीच, शासक और शासित के बीच, शासक और शासित के बीच
जो अनइक्वल ट्रीटमेंट को बढ़ावा दे रहा है। और इन सभी चीजों का रिफ्लेक्शन हमें कहाँ दिखता है ब्रिटिश शासन के दौरान? विधियों में, लॉज में रिफ्लेक्शन दिखता है। इनका रिफ्लेक्शन हमें एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में दिखता है। इनका रिफ्लेक्शन हमें अर्थव्यवस्था में दिखता है, इकोनॉमी में दिखता है। इनका रिफ्लेक्शन हमें गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में दिखता है, प्रशासनिक ढांचा या संरचना में दिखता है। तो संस्थागत भेदभाव ये कोई एक्सीडेंटल या रैंडम होने वाली चीज नहीं है, आकस्मिक होने वाली घटना नहीं है। संस्थागत भेदभाव हमेशा एक गवर्नमेंट स्ट्रेटजी होती है, गवर्नेंस स्ट्रेटजी होती है, जिसमें सुचारू रूप से, सिस्टमेटिक ढंग से, लीगली सैंक्शनड, कानूनी रूप से मान्य शासक और शासित के बीच में असमान व्यवहार, अनइक्वल ट्रीटमेंट को बढ़ावा दिया जाता है। और ये डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव रिफ्लेक्ट होता है लॉज में, विधियों में, नियमों में, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में, और साथ ही साथ ये कहाँ रिफ्लेक्ट होता है? गवर्नेंस स्ट्रक्चर में, प्रशासन की जो संरचनाएं हैं वहां ये सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है। जैसे इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है इंडियन सिविल सर्विसेज में होने वाला डिस्क्रिमिनेशन ब्रिटिश शासन के दौरान। और क्या हो सकता है? आर्म्स एक्ट 1878, आर्म्स एक्ट 1878, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, प्रीलिम्स में भी यहां से सवाल पूछा गया है। इसके अलावा इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन थ्रू रेवेन्यू सिस्टम्स, जो राजस्व व्यवस्थाएं हैं उनको आधार बना के आर्थिक भेदभाव। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आप लेके आए 1871 में, ये भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। या प्रजातीय भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन अर्बन स्पेसेस, शहरी जो भी जैसे रेस्टोरेंट, होटल, क्लब या रेलवेज हैं, यहाँ पे अगर प्रजातीय भेदभाव होता है शासक और शासित के बीच में, तो इस तरह को भी हम इसी कैटेगरी में रखेंगे। इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 के भी कुछ प्रोविजंस यहाँ सामने आ सकते हैं। डिस्क्रिमिनेटरी इंस्टीट्यूशंस, जैसे मिलिट्री में जो सूबेदार रैंक से ऊपर के ऑफिसर होंगे, ये केवल और केवल कौन होंगे? ब्रिटिश ही होंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट्स जैसी चीज़ों को लाना, ये सब इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन या संस्थागत भेदभाव को दिखलाता है। एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं, मॉडर्न में आपने पढ़ा होगा जैसे इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय सिविल सेवा, हालांकि इसमें धीरे धीरे सुधार भी हुआ, लेकिन शुरू में परीक्षा केवल और केवल लंदन में आयोजित की जाएगी। एज लिमिट या परीक्षा का जो करिकुलम था वो कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि भारतीय उसमें एंट्री ना पाए। यानी भारत में जो नौकरशाही हो, उस नौकरशाही में सारे टॉप लेवल ऑफिशियल्स केवल और केवल ब्रिटिश रहे। यानी मेरिटोक्रेसी को यहाँ फॉलो नहीं किया गया। यहाँ किस बात को फॉलो किया गया? कि रेसिज्म को फॉलो किया गया, प्रजातीयता को फॉलो किया गया, और आईसीएस में अंग्रेजों की भागीदारी को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। अच्छा, आर्म्स एक्ट में भारतीय हथियार नहीं रखेंगे, अंग्रेजों को हथियार रखने की अनुमति दी जाएगी। ये तो सीधे सीधे प्रजातीयता या रेसिज्म के आधार पर होने वाला भेदभाव है। तो यहाँ भी क्या दिखला? ये आर्म्स एक्ट कौन लेके आया? सरकार ही तो लेके आई। तो ये भी क्या है? संस्थागत भेदभाव, इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में आता है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 में क्या था? एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें यह कहा गया कि अब इंडियन जज, भारतीय न्यायाधीश भी उन मुकदमों की सुनवाई कर सकेंगे जिसमें एक पक्ष ब्रिटिश होगा। और ये बात अंग्रेजों को रास नहीं आई, अंग्रेजों ने इसका घोर विरोध किया और इस बिल को डाइल्यूट भी किया गया, वापस भी लिया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडियंस अगर इन्वॉल्व हैं तो उस केस की सुनवाई यूरोपियन जज कर सकता है, लेकिन अगर केस में एक पार्टी ब्रिटिश है तो उस केस की सुनवाई इंडियन जज नहीं कर सकता। क्यों भाई? क्योंकि कहीं ना कहीं जो जुडिशियल सिस्टम था उसमें डिस्क्रिमिनेशन था। आप जस्टिस में फेयरनेस की उम्मीद नहीं कर सकते। उसके बाद देखो, जो रेवेन्यू सिस्टम था, राजस्व के जो परमानेंट स्थायी बंदोबस्त, मालवाड़ी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त थे, आप देखो कि इनमें सबसे ज्यादा बोझ किस पे पड़ा? भारतीय कृषकों पर ही पड़ा। कहीं ना कहीं जो इंपीरियल फाइनेंस था या ब्रिटिश साम्राज्य को होने वाला लाभ था, इसको ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया, इसको ज्यादा प्राथमिकता दी गई। पीजेंट वेलफेयर, किसानों के कल्याण पे बहुत ध्यान नहीं दिया गया। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में सरकार क्या कर रही है? उस समुदाय को जो उसकी ब्रिटिश सरकार की भारत में उपस्थिति के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है, उसको क्रिमिनल ट्राइब्स के रूप में नोटिफाई कर दे रही है। और उस कम्युनिटी के जन्म लेने वाले बच्चे क्रिमिनल बाय बर्थ,
इस तरह की चीज लाना ये भी एक तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, प्रजातीय भेदभाव है, और साथ ही साथ इसका नेचर क्या है, ये इंस्टीट्यूशनल भी है, संस्थागत भी है। फिर हमने ये भी सुना है ना कि अंग्रेजी राज जब था तो बहुत सारे ऐसे क्लब्स थे या रेलवे कंपार्टमेंट्स थे या होटल्स थे जहां पर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज जा सकते थे, भारतीयों को वहां पे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ये भी एक तरह से क्या था कि आप भारतीय हैं, इंडियन हैं, चाहे जितने अमीर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस क्लब में यूरोपियन मेंबर जाएगा वहां आप नहीं जा सकते। तो ये एक प्रजातीयता के आधार पर होने वाला भेदभाव था और कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इसको था, तो इसी को हम इस तरह के भेदभाव की श्रेणी में रखते हैं। फैक्ट्री एक्ट 1881 में देखो सुधार भी बहुत सारे हुए, लेकिन फिर भी हम ये जरूर कहेंगे कि वर्कर प्रोटेक्शंस, कामगार जो हैं उनकी सुरक्षा मतलब के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया गया। जो इंपीरियल कैपिटलिज्म था, साम्राज्यवादी पूंजीवाद, जो श्रमिकों का कल्याण था, इसकी अनदेखी करके जो पूंजीवाद के जो भी बेनिफिट्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करने की कोशिश की गई। सैन्य संस्थाओं में होने वाले भेदभाव के बारे में हम जानते ही थे कि कोई भी इंडियन सूबेदार रैंक से ऊपर नहीं प्रमोट हो सकता था। खान पान, वर्दी, वेतन, भत्ते, हर जगह इस तरह के भेदभाव थे। यही नहीं, ये जो इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है, संस्थागत भेदभाव, सेपरेट इलेक्टोरेट्स या पृथक निर्वाचक मंडल के रूप में भी ये रिफ्लेक्ट होता है। जैसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, यहाँ पे क्या किया गया, जो भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की बात की गई, इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई, यहाँ पर जो रिलीजियस डिविजन्स हैं, धार्मिक भेदभाव, इसको सिस्टमेटाइज और इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश की गई। कॉम्युनल ड्रैगन कहा हम भारतीयों ने, इसका विरोध भी किया गया। और शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले भेदभाव से हम परिचित हैं। मैकाले की नीति से हम परिचित हैं कि शिक्षा ऐसी बनाओ जो क्या करे, भारत में सिर्फ और सिर्फ क्लर्क पैदा करे, है ना। तो मास एजुकेशन को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया। हालांकि एजुकेशन पॉलिसी में ग्रेजुअली डेवलपमेंट्स भी हैं, बट मैकाले की पॉलिसी यही है कि भाई डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी और मास एजुकेशन को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किया गया। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि गवर्नेंस स्ट्रैटेजी के तहत, प्रशासन की रणनीति के तहत ब्रिटिश शासन ने व्यवस्थित ढंग से, विधिक रूप से, संरचनात्मक रूप से जो प्रजातीय सर्वोच्चता थी, रेशियल सुपीरियरिटी, इस मानसिकता को बढ़ावा दिया। साथ ही साथ भारतीयों से धन के निकासी को, अधिक से अधिक धन निकासी हो सके, इस बात को सुनिश्चित किया और भारतीयों को राजनीतिक समानता देने का सिर्फ दिखावा किया, राजनीतिक समानता वास्तव में नहीं दी। अब ये जो ऐतिहासिक अनुभव है, इस ऐतिहासिक अनुभव से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, संविधान निर्माता सीख लेंगे और वो संविधान में इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता की बात करेंगे। आर्टिकल 14, हमारे संविधान निर्माता भारत में जब संविधान बनाएंगे तो वो सभी तरह के भेदभाव को निषिद्ध कर देंगे। आर्टिकल 15, हमारे संविधान निर्माता जब संविधान बनाएंगे तो आर्टिकल 16 या अवसर की समानता को जरूर इंक्लूड करेंगे। तो देखो हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उन्होंने क्या किया, हमारी इनसाइट्स को डिजाइन, इनसाइट्स बनाए और उन इनसाइट्स के बेसिस पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे फ्रेमवर्क्स, ऐसे डिजाइन्स तैयार किए जिससे हमारे अधिकार सुनिश्चित रह सके और लोकतंत्र सुचारू और प्रभावी रूप से काम कर सके। इसके बाद अत्यधिक केंद्रीकरण और प्रांतीय स्वायत्तता, ये हमने देख लिया। हाँ, ये नहीं देखा शायद, एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फोर्थ डायमेंशन है, इसको भी देख लेते हैं। फोर्थ डायमेंशन, अत्यधिक केंद्रीकरण, एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन, अत्यधिक केंद्रीकरण एवं प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये मुद्दा क्या था, अत्यधिक केंद्रीकरण और प्रांत। अत्यधिक केंद्रीकरण का मतलब ये हो गया कि जितने निर्णय हैं, सारे के सारे निर्णय कौन लेगा, सेंटर। प्रोविंसेस या प्रांतों का बहुत ही लिमिटेड रोल होगा और जो लोकल एस्पिरेशंस हैं, स्थानीय जनता की जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को क्या किया जाएगा, दरकिनार कर दिया जाएगा। तो ऐसा, अच्छा देखो, जब ऐसा किया जाएगा ब्रिटिश शासन के दौरान तो फिर क्या होगा, जाहिर सी बात है कि इससे असंतोष बढ़ेगा। राष्ट्रीय आकांक्षाओं को शामिल न करना कहीं ना कहीं दिखलाता है कि हम अपने सिस्टम को ज्यादा इंक्लूसिव नहीं बना रहे हैं।
तो इसका परिणाम ये हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे तो उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर में स्ट्रॉन्ग सेंटर की तो बात की, मजबूत केंद्र की तो बात की, बट उसमें यूनिटरी बायस की भी बात की। ठीक है, यानी फेडरल स्ट्रक्चर हो, स्ट्रॉन्ग सेंटर हो, यूनिटरी बायस हो, डिवीजन ऑफ पावर्स हो, 7th शेड्यूल हो, तो ये सब हम क्यों लेके आए? इसलिए लेके आए क्योंकि हमने अपने अनुभवों से सीख ली थी। एक और डायमेंशन है और वो डायमेंशन ये है सामाजिक आर्थिक शोषण। ठीक है, अत्यधिक केंद्रीकरण के बाद व्यापक सामाजिक आर्थिक शोषण, यानी कि जो औपनिवेशिक शासन है, इस शासन के दौरान भारतीयों का क्या हुआ? व्यापक सामाजिक आर्थिक शोषण भी हुआ। तो इस डायमेंशन को भी देखते हैं, व्यापक सामाजिक आर्थिक शोषण भी हुआ और उससे भी हमने सीख लेके संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिजाइन्स हैं उन चीजों को, तो देखो व्यापक सामाजिक आर्थिक शोषण, आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा है तो इसके मुद्दे भी आपको बेहतर ढंग से समझ में आएंगे। जैसे आर्थिक शोषण में आपने धन ड्रेन थियरी ऑफ वेल्थ, जो ये सिद्धांत है, धन का निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने जो दिया था, वो बात करते हैं ना कि आर्थिक शोषण अंग्रेज कैसे कर रहा है, ये आर्थिक शोषण कितना सिस्टमेटिक है, भारत से धन को कितने सिस्टमेटिक तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से वो ब्रिटेन लेके जा रहे हैं। आप राजस्व व्यवस्थाओं को देख लो, चाहे परमानेंट हो, चाहे रैयतवाड़ी हो, चाहे मालवाड़ी हो, उसने भारतीयों का आर्थिक शोषण किया कि नहीं? भारत में कृषि को देख लो, कृषि के व्यवसायीकरण को देख लो, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को देख लो। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में जो उद्देश्य था वो क्या था? क्या इंडिया में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना उद्देश्य था, या कृषि से प्रॉफिट जनरेट करना और उस प्रॉफिट को ब्रिटेन लेके जाना उद्देश्य था? तो कृषि से प्रॉफिट को जनरेट करके उस प्रॉफिट को ब्रिटेन ले जाना मुख्य उद्देश्य था, और इससे भारत में भुखमरी की स्थिति पैदा हुई। इससे मैन मेड फेमाइन्स, मानव निर्मित अकालों की दशा निर्मित हुई। इसके अलावा जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे, भारतीय हस्तशिल्प थे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, विऔद्योगीकरण हुआ। विऔद्योगीकरण के बाद डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट हुआ, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ। और ये सब एक ब्रिटिश पॉलिसी, डिलिबरेट ब्रिटिश पॉलिसी थी, गवर्नेंस स्ट्रेटजी थी। ऐसा इसलिए किया गया जैसे ब्रिटिश उद्योग धंधों को ज्यादा लाभ हो सके। अफीम व्यापार, आपको पता है कि भारत में अफीम का व्यापार करो और उसको ले जाके कहां बेच दो? चीन बेच दो। इससे क्या होगा कि ब्रिटेन में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फेवरेबल होगा, ब्रिटेन को व्यवसायिक लाभ होगा। तो तमाम इस तरह के प्रयास ब्रिटिश शासन ने किए। तो संविधान निर्माताओं ने इन सब बातों को ध्यान में रखा। सामाजिक शोषण की भी बात है कि भाई सामाजिक शोषण में, जैसे अभी मैंने क्रिमिनल ट्राइब्स की बात की थी, वो एक तरह का सामाजिक शोषण ही है। मैंने कहा कि भारतीय और यूरोपीय लोगों के बीच भेदभाव होगा, प्रजातीय भेदभाव होगा, ये भी एक तरह का क्या है? सामाजिक शोषण है। इंडेंचर्ड लेबरर्स का मुद्दा था, इंडेंचर्ड श्रमिकों का मुद्दा था, जिसमें कि भारत से बड़े पैमाने पर श्रमिकों को मॉरिशस, फिजी या कैरेबियन देशों में भेजा गया और बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई कॉन्ट्रैक्ट्स में। धीरे धीरे क्या हुआ, इन देशों में जाकर जो मॉरिशस, कैरेबियन या फिजी देशों में ये स्लेव लाइक कंडीशंस में भारतीय रहने लगे, कल्चरल डिस्टॉर्शन का शिकार हुए, परिवार से अलग हुए, और फिर जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए थे उन कॉन्ट्रैक्ट्स को ही भी अंग्रेजों ने शब्दशः पालन नहीं किया गया। भारत में जो अकाल पड़े औपनिवेशिक शासन के दौरान, वो अकाल, उनमें से अधिकतर अकाल कैसे थे? मानव निर्मित अकाल थे। ये अकाल परिणाम थे भारत में जो पॉलिसीज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई, तो उन पॉलिसीज का नकारात्मक असर था वहां पे। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को भी एक टूल के रूप में यूज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि शिक्षा का उद्देश्य थिंकर्स पैदा करना, बौद्धिक चिंतक पैदा करना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य भारत में क्लर्क्स को पैदा करना है, बड़े पैमाने पर शिक्षा देना, मास एजुकेशन को प्रमोट करना, ये उनकी प्रायोरिटी में था ही नहीं। और लास्टली डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति को भी प्रोत्साहित किया। जानबूझकर रेशियल आइडेंटिटीज, प्रजातीय पहचान, कास्ट आइडेंटिटीज, जाति पहचान, धर्म संबंधी पहचान, रिलीजियस आइडेंटिटीज, इन सभी चीजों को क्या दिया गया? तरजीह दी गई, इंपॉर्टेंस दिया गया, और इस तरह से भारतीय समाज को बांटने की कोशिश की गई, भारतीय सामाजिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश की गई। तो ये बात हमें समझना है, यानी कि
जब हम भारत में औपनिवेशिक शासन के अनुभव की बात करते हैं तो देखो, अच्छा इसका इम्पैक्ट क्या होगा? डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। भारतीय संविधान निर्माता ये कहेंगे कि वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को इंक्लूड करना चाहिए। वो ये कहेंगे कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करना जरूरी है। भारतीय जो संविधान है, इसमें एक तरह से आप देखो तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, जो पूंजीवाद है और समाजवाद है, दोनों के मिश्रित स्वरूप को अपनाया गया है। हमारी अर्थव्यवस्था में भी दोनों के मिश्रित स्वरूप को अपनाया गया है, दोनों की बात की गई है। इसमें सोशलिस्टिक आइडियल्स को भी प्रमुखता दी गई है। यानी कि भारतीय संविधान सिर्फ संविधान नहीं है, यह सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है, सोशल रिवॉल्यूशन का एक डॉक्यूमेंट था। 200 सालों तक हमारा जो सामाजिक दमन हुआ, उस दमन से हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते थे, उस सामाजिक क्रांति का एक दस्तावेज था। एक और डायमेंशन है जिसकी बात हमने यहां की थी, वो है संस्थाओं की अधीनता। ब्रिटिश शासन के दौरान ये भी हमने देखा, सबऑर्डिनेट इंस्टीट्यूशंस। तो ये संस्थाओं की अधीनता क्या है? तो देखो, न्यायपालिका अगर स्वतंत्र तरीके से काम ना कर पाए, वो राजनीतिक सत्ता के प्रभाव में आ जाए, प्रशासक जनता के प्रति जवाबदेह ना हो, वो मुट्ठी भर लोगों के प्रति जवाबदेह हो जाए, तो हम कहेंगे संस्थाएं क्या हो गई हैं? सबऑर्डिनेट हो गई हैं, अधीन हो गई हैं। संस्थाओं की जो वास्तविक स्वायत्तता है, रियल ऑटोनॉमी, वो प्रभावित हो गई है। यानी संस्थाएं सिर्फ नाम मात्र की रह गई हैं, सलाहकारी भूमिका में है, उनकी जो वास्तविक शक्तियां हैं वो क्षीण हो गई हैं। जो काउंसिल्स थी, जैसे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ते हो तो आईसीए पढ़ते हो, इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ते हो। 1947 के पहले जो भी परिषदें बनाई गई, शुरू में तो जो परिषदें बनाई गई वो नाम मात्र की थी। धीरे धीरे उन परिषदों को आईसी 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, इन सब में आप काउंसिल्स के बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे उन परिषदों को अधिकार दिए गए, लेकिन वो अधिकार भी सिर्फ दिखावा के लिए थे, सीमित थे। वायसराय उनके निर्णयों को क्या कर सकता था? ओवरराइट कर सकता था, उनके डिसीजंस को। वो बिल्स को सर्टिफाई करता था, ऑर्डिनेंसेस जारी करने का उसके पास अधिकार था। डायरकी की बात हमने की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, प्रांतीय सरकारों में डायरकी की बात हमने की 1919 के अधिनियम में 35 तक। बट यहाँ पे रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड, हस्ताक्षरित और आरक्षित और हस्तांतरित विषयों को ऐसे दो हिस्सों में बांट दिया। और यहाँ भी एग्जीक्यूटिव के हाथ में, कार्यपालिका के हाथ में पूरा का पूरा नियंत्रण बना रहा। देशी राज्यों की बात की तो देशी राज्यों में भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सर्वोच्चता, ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी को बनाए रखने की कोशिश की कि भाई जो ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी इज पैरामाउंट। यानी कि जब हम संस्थाओं की अधीनता की बात करते हैं, सबऑर्डिनेट इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो सबऑर्डिनेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, अधीन संस्थाएं, वो औपनिवेशिक उद्देश्यों की पूर्ति कर रही थी उस समय, वो लेजिटिमाइज कर रही थी। आपको ऐसा लगेगा कि भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, बट वो केवल नाम मात्र का था। वो कंट्रोल कर रही थी, ठीक है। किस चीज को कंट्रोल कर रही थी? एक तरह से एग्जीक्यूटिव के बिहाफ पे पूरी सत्ता को कंट्रोल कर रही थी, और साथ ही साथ असहमति को गलत दिशा दे रही थी। पावरलेस फोरम्स में असहमति चली जाती थी। तो देखो, संस्थाओं का प्रभावशाली होना बड़ा जरूरी है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ और सिर्फ चुनाव नहीं है। लोकतंत्र का मतलब जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनकी स्वायत्तता बनी रहे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशन ठीक ढंग से काम करे, कैग, यूपीएससी सब अपना काम अपने तरीके से करें, जो इनको ऑटोनोमस अधिकार दिए गए हैं उनमें कोई भी इंटरफेयर ना करे, तब हमारा लोकतंत्र सही ढंग से चल सकता है ना। तो इस तरह के डिबेट्स भी हमें अक्सर मिलते हैं। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर की बात करते हैं, संवैधानिक संस्कृति की बात करते हैं, तो संवैधानिक संस्कृति यही है कि हम इन सभी संस्थाओं को बनाए रखें। आज भी हमारे सामने कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर या ब्यूरोक्रेटिक मिसमैनेजमेंट, ये सब चुनौतियों के रूप में बना हुआ है। एडिटोरियल्स में ये भी डिबेट आता रहता है कि इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे मतलब इंस्टीट्यूशंस अपना काम बहुत इफेक्टिवली नहीं कर पा रही हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वाकई ऐसा है कि नहीं है, ये बात तो हम एक बड़े डिबेट और डिस्कशन से ही जानेंगे। तो आज की क्लास का जो मुख्य मुद्दा था वो आपको बस इतना समझाना था कि हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। भारतीय संविधान
का ऐतिहासिक उद्भव रहा है, उसकी ऐतिहासिक जड़ें रही हैं, मुझे लगता है कि आज इस डिस्कशन से आप इतनी बात समझ गए होंगे कि भारतीय संविधान और औपनिवेशिक शासन के दौरान घटी हुई घटनाएं, इन दोनों को हम अलग थलग करके नहीं देख सकते, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। संविधान में किस तरह के प्रोविजंस को लाना है, संविधान लोकतंत्र की बात करेगा, किस तरह के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिजाइन करेगा, ये सब कुछ हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से तय हुआ है। इसीलिए हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स का मैंने आपको मतलब क्या बताया कि जो हमारे कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस हैं, औपनिवेशिक अनुभव, इनसे क्या बना, इससे बना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इंसाइट, संवैधानिक अंतर्दृष्टि, और उसके बेसिस पर हमने तैयार किया कॉन्स्टिट्यूशन के डिजाइन को, संविधान की रूपरेखा या फ्रेमवर्क को। और ये जो तीनों का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, यही एक तरह से हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स को दर्शाता है। अब इस टॉपिक को बेहतर ढंग से समझने के लिए, मतलब टॉपिक जैसे देखो, दो अप्रोच होता है पढ़ने का। एक होता है कि जब हम पढ़ रहे हैं तो फैक्ट्स को भी साथ में लेके चलें, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते रहें। एक होता है पहले हम टॉपिक्स के ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स को ठीक ढंग से समझ लें, बीच बीच में अगर कुछ फैक्ट्स का जिक्र आता है तो हम उन फैक्ट्स की भी बात करें। तो देखो, पढ़ने की जो स्ट्रैटेजी है, अगर आप मेंस पे एक्सीलेंट कमांड बनाना चाहते हो, अगर आप मेंस पे एक्सीलेंट कमांड बनाना चाहते हो, तो तरीका यही है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ो उसका कॉन्सेप्ट पार्ट ठीक ढंग से समझो, और उस कॉन्सेप्ट पार्ट को समझने के दौरान, यानी 80% कॉन्सेप्ट पार्ट होगा, इसको समझने के दौरान जो 20% रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, इनको भी आप पढ़ लो। तो धीरे धीरे क्या होगा, जितने भी चैप्टर्स हैं आपको, उन सभी चैप्टर्स की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी। और जब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी तो सेकेंड फेज में हमें क्या करना है, इन्हीं सारे चैप्टर्स को प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रोग्राम में कवर करना है। प्रीलिम्स पीओपी, प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रोग्राम, जहां हम फिर से हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, डेवलपमेंट एंड फीचर्स की बात करेंगे, बट इसमें इंडिविजुअल टॉपिक्स में केवल और केवल फैक्ट और इंफॉर्मेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट से डिस्कस करेंगे। जैसे आज की क्लास जो है, इस तरह की क्लासेस बच्चों को आमतौर पे पसंद नहीं आती है, और सवाल ऐसी ही क्लासेस से कवर भी होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए कि जो क्लासेस आपको पसंद नहीं आती हैं, क्वेश्चन भी ऐसी ही क्लासेस से जाके अल्टीमेटली कवर होंगे या मिलेंगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल, देखो सब काम हम एक साथ नहीं कर सकते, प्लस मेरे साथ भी चैलेंजेस हैं, टाइम कॉन्स्टेंट्स हैं, और अभी चैनल नया है तो मैं सारी वीडियो एक साथ अपलोड नहीं कर सकता। तो जैसे जैसे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ेगी, ये मैं बार बार कहता हूँ, फिर कोई मतलब नहीं होता, वो वीडियो पहुँच ही नहीं पाती मासेस तक, तो फिर मेरे इतने मेहनत करने का कोई मतलब परिणाम नहीं निकलेगा। तो पहले मैं फोकस करूँगा, पहले मेरा प्लान था कि मिक्स पढ़ाऊँगा, बट आई डिसाइडेड कि पहले हम कॉन्सेप्ट पार्ट को देखेंगे। जैसे अगली क्लास में मैं आपसे डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करूँगा, उसकी अगली क्लास में मैं फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करूँगा, केवल कॉन्सेप्ट पार्ट को डील करेंगे। और एक बार जब हम कॉन्सेप्ट पार्ट को डील कर लेंगे, तब सेकेंड पार्ट में हम फिर से इन्हीं चैप्टर्स को क्या करेंगे, प्रीलिम्स ओरिएंटेड फ्रेमवर्क में लेके आएंगे, और फिर हम इनके PYQs करेंगे। तो देखो, कॉन्सेप्ट पार्ट को खत्म करने के बाद मेंस के क्वेश्चन, फिर वो जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रोग्राम के बाद प्रीलिम्स के क्वेश्चन, ऐसे मैं डिस्कस करूंगा, तो आप पॉलिटी पे एक बेहतर कमांड बना पाओगे। तो आज एपिसोड नंबर 3 में इतना ही, और फिलहाल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बता दिया कि सोर्सेज में आप IAS इनसाइट्स, जो मेरा चैनल है, ये IAS इनसाइट्स बाय सौरभ, इसको आप सब्सक्राइब करिए, और यहाँ मॉडर्न के टोटल 56 लेक्चर्स हैं, ये देख जाइए। ये क्लासेस बिल्कुल इंटीग्रेटेड हैं, और मेरे ऑनलाइन क्लास लेक्चर्स की ही रिकॉर्डिंग्स हैं, तो इससे आपको हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत इंटीग्रेटेड मैनर में समझ में आने वाली है। और मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट सब टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।